दोस्तों, मैं एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करने लगा था, प्रेम करने लगा था, जो इंसान थी ही नहीं। वो मेरी मदद भी करती थी, मेरा हर ख्याल का वो ख्याल रखती थी, मुझे किसी चीज़ का दुख तकलीफ नहीं होने देती थी। लेकिन उसका जो मकसद क्या था, जब उसके बारे में, उसके मकसद के बारे में मैं जाना ना, तो मेरा हालत खराब हो चुका था। मैं इतना खौफ में भर गया था। मुझे तो लगा कि मैं इस लड़की के साथ शादी करके और फिर मैं अपने घर संसार बसाऊंगा। लेकिन जब वो सच्चाई मेरे सामने में आती है, उसका असली चेहरा सामने आता है, तो मैं कांप के रह जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। ये कहानी जो हमें भेजे हैं, इनका नाम है विनोद। राजस्थान के एक शहर के रहने वाले हैं। इनके साथ में ये जो घटना घटी थी, साल था 2004 का। तो चलिए विनोद जी की ही शब्दों द्वारा इस कहानी का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं एक गरीब परिवार का बेटा था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मैं अच्छे कपड़े लत्ते पहन लेता था ना, तो मैं लगता था किसी अमीर घर का हूँ। चेहरा सुंदर था, गोरा चिट्ठा था, तो कुछ लड़कियाँ भी मुझसे अब लाइन देने लगी थी। मैं उनके प्यार में कभी कभी इतना दीवाना हो जाता था कि मैं अपना काम भूल जाता था। लेकिन जब एहसास होता था कि अरे भाई, मुझे इस लाइन में तो पढ़ना ही नहीं है, मैं तो एक ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता हूँ, और जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा, ऑटो रिक्शा नहीं चलाऊँगा, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। आखिरकार मैं घर का बड़ा बेटा था। मेरा पिता का मौत हुए 2 साल बीत चुका था, और अपना ही पापा का ऑटो रिक्शा चलाने का मैं काम करता था, जो बहुत ही पुराना था। गाहे बगाहे रास्ते में खराब होता था, और तब मुझे घंटों जूझना पड़ता था। कभी कभी मैं सही भी कर लेता था, लेकिन कभी कभी तो मुझे मिस्त्री के पास लेके जाना पड़ता था। आखिरकार मैं उन लड़कियों का चक्कर छोड़ देता हूँ। मेरा अब चेहरा मोहरा ही ऐसा था, भगवान ने मुझे बना के भेजा था। उनको लगता था कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, कपड़े लगते थोड़ा अच्छा पहनने का मैं शौक़ रखता था, तो लड़कियाँ धोखा खा जाती थी। लेकिन जब उनको पता चलता था कि मेरी औकात क्या है, तब वो मुझसे किनारा कर लेती थी। लेकिन मेरा भी हृदय धड़कता था, मेरा भी हृदय ऐसा अब ढूंढता था कि कोई मुझसे सच्चा प्यार करे, सच्चा मोहब्बत करे। लेकिन ऐसा कोई लड़की अभी तक मिली नहीं थी। आखिरकार वो दिन आ जाता है, दिन तो कहना ठीक नहीं, वो रात आ जाती है। जब मैं एक शहर से बाहर सवारी लेकर के गांव की तरफ गया था, मैं जब लौट रहा था, रात का 10 बज रहा था। अब ऐसा वो रोड ऐसा भी नहीं था कि अनजाना था, वो रोड तो हमारा जाना पहचाना था। मैं तो उस रोड से ना जाने कितने बार गुजरता था। उस रोड पर मुझे कुछ ऐसा भय और ऐसा डर महसूस भी नहीं होता था। हाँ, मैं प्रेत आत्माओं के बारे में किस्से कहानियाँ बहुत सुना था। मैं ऐसे चुड़ैलों के बारे में किस्से कहानियाँ में बहुत जानता था, लेकिन कभी उनको अपनी आँखों से नहीं देखा था। खैर, उस दिन मेरी किस्मत ही खराब थी। जब मैं उस सवारी को छोड़ करके अपने घर की तरफ निकल रहा था, वो भी कोई विशेष रात हुई नहीं थी, रात को 10 ही बजा था, लेकिन सुनसान रास्ता हो जाता है। एकदम आवागमन जो है ना, बिल्कुल रुक सा जाता है। कभी कभी अब कुछ रोड पर कुछ चीज़ें जाती हुई, जैसे कार, कोई ट्रक निकल गया, और नहीं तो बिल्कुल सुनसान वो रास्ता हो चुका था। जो मेरी ऑटो थी ना, मैं बताया ना, ये मेरे पिताजी के ज़माने की थी, और कभी कभी ऐसी जगह पर धोखा देती थी जो मुझे बहुत परेशानी में डाल देती थी। आखिरकार एक ऐसी जगह पर मेरा ऑटो रिक्शा का इंजन बंद हो जाता है। मैं जान गया कि अब मुझे मेहनत करना पड़ेगा, और इसके बाद अपना मेहनत करने लगता हूँ। जब मेरा ऑटो रिक्शा स्टार्ट हो जाता है, और उसी वक्त एक सुरीली आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, खाली है ऑटो रिक्शा। मैं आजू बाजू में देखता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। आवाज़ कहाँ से आई, आवाज़ कहाँ से आई। तभी मुझे पीछे में किसी का एहसास होता है, और मैं पलट कर देखता हूँ
तो बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई देती है। यंग लड़की, उम्र लगभग 24-25 साल का होगा। लाल रंग का सूट पहने हुए थी, चमकती हुई एकदम। अब क्या बताऊं, तारीफ करना बड़ा मुश्किल है उसकी सुंदरता का। मैं उसको देख करके जैसे अपना होश खोने लगता हूँ। इतनी सुंदर, और हमारे शहर में हमने ऐसी लड़की से कभी मुलाकात की नहीं हुई। मैं तो जैसे उसको देख करके एकदम मन में ना जाने क्या क्या सोच लिया था। और तभी वो मुझे कहती है, खाली है हो ना, क्या मैं बैठ जाऊं, शहर तक जाना है। और तब मैं कहता हूँ, हाँ हाँ आप बैठ जाइए बैठ जाइए। लड़की पिछली सीट पर बैठ जाती है। अब मेरे मन में ऐसा ही कुछ विचार होने लगता है। मैं उससे बातचीत करने का कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन मैं कई बार पूछता हूँ कि आप कहाँ तक जाएंगी, लेकिन वो शांत बैठी हुई थी। जब मैं कुछ बोलता तो कहती, आगे देखो, आगे देख के चलो। बस मैं चुप हो जाता था। लेकिन जब मैं शहर के तरफ अब सीमा में आ जाता हूँ, तब कहता हूँ जहाँ पर चौराहा है कि मैं किस साइड में चलूँ, बाएं चलूँ, दाएं चलूँ, सीधा चलूँ। तब कहती है कि बाएं चलो। बाएं तो कुछ ही दूर पर जा कर के फिर सड़क सुनसान हो जानी है, क्योंकि उस जगह पर कुछ मकान दुकान जरूर बने हुए थे, लेकिन कुछ ही दूर जा कर के सड़क बिल्कुल वीरान हो जाती थी, गांव की तरफ मुड़ जाती थी, दूसरे गांव की तरफ में। मुझे लगा कि यहीं आसपास में इसका घर होगा और मैं चल देता हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि मैं कहाँ चलूँ, तब कहती है सीधी चलती रहो, सीधी चलती रहो। मैं उस एरिया को छोड़ देता हूँ जो रिहाइश वाला था। अब तो आगे खुली सड़क थी, खुला एरिया। मैं फिर पूछता हूँ कि मैडम जी आपने बताया नहीं कि आपको तो कहाँ जाना है, आप तो बोल रही थी कि शहर की तरफ, तो शहर तो अब पीछे छूट रहा है। तब कहती है बस कुछ ही दूरी पर है, शहर ही इसको समझ लो। अब मैं बिठा चुका था और ऊपर से उस लड़की से मन ही मन मोहब्बत करने लगा था। मेरी तो इच्छा थी कि मैं उससे बहुत सारी बातें करूं, उसके बारे में सब कुछ जानने का मैं कोशिश करूं, लेकिन वो ज़्यादा बोलती ही नहीं थी। बस जो मैं पूछता था कुछ ही सवाल का जवाब दे पाती थी। आखिरकार मैं उस सड़क पर चलने लगा और शहर से काफ़ी दूर आ चुका था। कम से कम मुझे लगता था कि आधा पौन घंटा से ज़्यादा का मैं सफ़र कर लिया था। मुझे डर था कि कहीं मेरा ऑटो रिक्शा फिर न खराब हो जाए, फिर न खराब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शायद ऑटो रिक्शा भी जान चुका था कि खूबसूरत लड़की बैठी है और मैं उससे प्यार करने लगा हूँ मन ही मन, इसलिए वो खराब भी नहीं हुआ था। आखिरकार एक जगह पर बोलती है बस यहीं पर रोक दो। मैं रोक देता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं देखता हूँ आजू बाजू में कोई गांव, कोई घर, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तब मैं पूछ बैठता हूँ कि मैडम जी आप यहाँ आई तो हो, लेकिन यहाँ तो कोई घर द्वार जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तब पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूँ। कहती है यहाँ है, मेरा घर है, मेरा घर है यहाँ पर। मैं कहता हूँ मैडम जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तब कहती है देखना है घर। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, जब आप कह रही हो तो आपका घर तो होगा ही, मैं तो बस ऐसे ही पूछा था कि देखिए आप जवान हैं, ऊपर से भगवान आपको बहुत खूबसूरत बनाए हैं। मैं उसकी तारीफ़ करने लगता हूँ। अब मेरी तारीफ़ सुन करके वो मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी थी, जैसे मुझे जज करने की कोशिश कर रही थी। शायद वो मेरी तरह सोच रही थी, अगर इस लड़के को बढ़िया सा कपड़ा पहना दिया जाए और अच्छा तो लगने लगेगा। शायद ऐसा ही वो सोच रही थी। अब मेरा तो कुछ और ही मतलब था, मैं भी तो उससे दिल से चाहने लगा था। आखिरकार लड़की कहती है देखो गर्मी का टाइम है, आ जाओ मेरे घर तक, कुछ ठंडा वंडा पी लो और इसके बाद में चली जाना। मैं उसकी बात को झट से मान लेता हूँ, प्यास भी लगी थी, गर्मी का टाइम था। तब मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। रोड से बस कुछ ही दूरी पर एक जंगल जैसा था कीकर का, और उसी के पीछे उसका घर था। देखने में पुराना घर लग रहा था। मुझे लगा कि शायद अकेली रहती है क्या, लेकिन अगले पल जब उस घर में रोशनी देखता हूँ और चहल पहल देखता हूँ, तब मैं समझ लेता हूँ कि इसका बड़ा भरा पूरा परिवार है। मुझे अपने घर में ले जाती है। मैं देखता हूँ उस घर में कुछ औरतें भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, कुछ बूढ़े लोग हैं, कुछ जवान भी हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई देखता ज़रूर है,
लेकिन कोई पूछता नहीं है उस लड़की से कि ये कौन है, तुम किसको लेके आई हो, जैसे किसी से कोई किसी का मतलब नहीं था। मुझे एक कमरे में लेके जाती है और बिठाती है, कहती है बस मैं गई और आपके लिए कुछ ठंडा लेके आ रही हूँ। घर तो बहुत बड़ा था, लोग भी उसमें बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कोई भी हमसे कोई देख करके ये नहीं पूछा उस लड़की से कि ये लड़का कौन है, इसका आने का मकसद क्या है। कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। मैं उस जगह पर बैठा था, ऐसी बारे में सोच रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उस कमरे में आ जाता है और वो लड़की तो मेरे लिए कुछ पानी वानी लेने के लिए गई थी। बूढ़ा व्यक्ति आता है, मुझे घूर कर देखता है नीचे से ऊपर तक, लेकिन मैं तो डर गया था उस बूढ़ा व्यक्ति को देख करके कि उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बड़ी दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों में लालिमा मतलब कुछ ऐसा दिख रहा था जो लाल रंग का हो। मुझे तो उसका चेहरा मोहरा देख करके डर लगने लगा था और तभी वो लड़की आ गई, हाथ में बड़ा सा गिलास लिए और उस बूढ़ा को डांटने लगी, तुम कैसे आए, तुम कैसे आए, तुमको मना किया है ना कि मेरे घर में मत आया करो, मेरे कमरे में मत आया करो। बूढ़ा जैसे आया था चुपचाप निकल गया था और तब वो मुस्कुरा के कहने लगी, कुछ पूछ रहा था क्या, ये कुछ पूछा था तुमसे? और तब मैं कहता हूँ नहीं, पूछ तो नहीं रहा था, बस मुझे नीचे से ऊपर तक घूरता रहा था। लड़की हंसने लगी और कहने लगी, बस इसमें कुछ ऐसे ही है, दिमाग का हल्का व्यक्ति है, अब इसकी बात को बुरा मत मानना, लो तुम पियो। ठंडाई मुझे देती है पीने के लिए और जब मैं 2 घूंट पीता हूँ ना तो मेरे शरीर में ऐसा महसूस होने लगता है जैसे मेरे शरीर में रोम रोम में ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं ताकतवर इंसान हूँ। अब मेरा जो दिमाग है ना, ऐसा लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल मस्त हो चुका हूँ, नशे में हो चुका हूँ, जैसे मैंने पूरी 1 बोतल दारू पी लिया हो, ऐसा मेरा मन होने लगता है। मैं उस लड़की की सुंदरता को देखता हूँ और तब मैं तारीफ करने लगता हूँ कि मैडम जी आप कितनी सुंदर हो, आप कितनी सुंदर हो। और तब वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैं तो जैसे नशे का शिकार हो चुका था। वो कह रही थी कि पूरा गिलास ख़त्म करो, ये तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, तारीफ मेरी बाद में कर लेना, मैं सुन चुकी हूँ। आखिरकार मैं पूरा गिलास पी लेता हूँ और इसके बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरा जो नींद है ना आंखों में सवार हो जाती है। मैं उस लड़की से जो मेरे से सवाल पूछ रही थी, अब मैं उसका सवाल का जवाब तो दे रहा था, लेकिन मैं क्या बोल रहा था मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरे को तो ऐसा शक हो रहा था कि मैं कोई गलत सवाल का गलत जवाब तो नहीं दे रहा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और आखिरकार कुछ देर के लिए ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ। मेरी आंखें तो खुली रहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं होश हवास अपना खो बैठा हूँ। क्या हो रहा है उस जगह पर मुझे कुछ एहसास नहीं होता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलता नहीं है और आखिरकार लड़की मुझे झिझोड़ती है, कहती है उठो उठो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। और तब मैं अपने आप को संभालते हुए उठता हूँ और तब तक पूरा शरीर हल्का हो चुका था। जो मुझे लग रहा था आखिर ये जो शरबत मुझे पिलाया था इसमें क्या था, लेकिन जो भी था बहुत ही मज़ेदार था। अनुभव मेरा ये बता रहा था। और तब मैं मुस्कुराते कहता हूँ कि मैडम जी शरबत तो बहुत ही बढ़िया था, मज़ा आ गया पी करके। वो मुझे पैसा देती है और मुस्कुराते हुए कहती है 2 मिनट बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ रही हूँ। फिर वो चली जाती है। उस बार कोई भी नहीं आता घर में। कुछ जब लौट के आती है ना तो एक लिफाफा मुझे एक थैला देती है और कहती है इसमें तुम्हारे कुछ साइज के कपड़े होंगे, ये कपड़ा पहनो, तुम पर बहुत फबेगा। मैं अब उसकी तरफ देखता हूँ और तब मुझे समझ में आता है कि शायद ये भी मुझसे प्यार करने लगी है, ऐसा मुझे एहसास होता है। मैं झट से वो थैला ले लेता हूँ और फिर अपने रास्ते चल पड़ता हूँ। वो मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आती है और जब मैं ऑटो रिक्शा में बैठ जाता हूँ तब कहती है जब इधर का चक्कर लगे ना तो ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैं तो मन में एकदम प्रसन्न हो चुका था। मैं अभी सोच लिया था कि चक्कर लगे ना लगे, लेकिन मैं इस लड़की के लिए तो ज़रूर आऊँगा। मैं कहता हूँ कि दिन में आऊँ या रात में, तब कहती नहीं, दिन में मैं किसी काम में लगी रहती हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं मिलता है,
तुम इसी टाइम में आया करो, मैं तुम्हें ज़रूर मिलूंगी, तुम भी मुझे अच्छे लगने लगे हो। हाँ देखो, ये जो मैं तुम्हें वस्त्र दिया है इसको पहनना जरूर, ये तुम पर जरूर फबेगा। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। मैं तो ऐसी लड़की की कामना कर रहा था। ईश्वर ने मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। मैं तो एकदम खुशी खुशी अपना घर लौटने लगता हूँ। रास्ते भर उसी का चेहरा मुझे मेरी आंखों में नज़र आने लगता है। अब मैं बहुत प्रसन्न था। घर में आकर के आराम करने के अलावा और क्या बचा था। अगली सुबह वही मारामारी, सवारी के पीछे भागना, सारा दिन दौड़ धूप। लेकिन जब भी मेरा मन शांत होता था तब मुझे लगता था कि आज चले कि नहीं चले, आज उस लड़की से मिले कि नहीं मिले। आखिरकार मैं फैसला कर लेता हूँ कि मिलेंगे तो ज़रूर, लेकिन उसके लिए मुझे फिर घर जाना पड़ेगा। और वो ड्रेस जो मैं घर पर छोड़ के आया था और उस लड़की ने कहा था कि एक बार पहनना, देखना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। आखिरकार जब रात होती है, 8 बज जाता है, मैं अपने घर लौटता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ और उस कपड़े को धारण करके मैं अपने आप को देखने लगता हूँ। वाकई वो कपड़ा मुझ पर बहुत ही फब रहा था। मैं प्रसन्नचित्त होकर के फिर मैं उस तरफ निकल पड़ता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं रोड पर रुक जाता हूँ। दिल धड़कने लगता है। मैं जाऊँ ना जाऊँ, ऐसा इंसान था मैं, बहुत सोचता था। खास करके लड़कियों के मामले में मेरा मन घबराता रहता था, डर लगता रहता था। लेकिन उसने तो मुझे इनवाइट किया था कि जब भी तुम इधर आना तो मेरे से ज़रूर मिलना। लेकिन मैं कोई सवारी लेकर नहीं आया था, मैं इसी के लिए खास आज यहाँ पर आया था। मैं वहीं ऑटो में बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस घर तक जाऊँ। वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ था, बहुत लोग, एक तरह से मैं कहूँ ना, बहुत सारे परिवार उसमें मुझे दिखाई दे रहे थे। लेकिन ना जाने कैसे उस लड़की को पता चल चुका था कि मैं आ गया हूँ और मैं अपने ऑटो में हूँ। वो आ जाती है, मुझे देख करके मुस्कुराती है। कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। मैं घबरा जाता हूँ। कहता हूँ देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं। तब वो हंसने लगती है, कहती है यहाँ पर सब एक दूसरे को तरफ देखते भी नहीं हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। तुम मेरे मेहमान हो तो चलो, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, तुमसे कोई सवाल जवाब थोड़ी कोई करेगा। मैं उसके साथ में आ जाता हूँ, उसी जगह पर बैठता हूँ जहाँ पर पहली बार मुझे बिठाया था। शरबत ला के देती है और उस शरबत का मुझे तलब लग चुकी थी। जब मैं उस घर में आता हूँ ना तो ऐसा लगने लगता कि वो शरबत मुझे दे दे और मेरे मन का मुराद पूरी कर देती है। शरबत लाती है, मैं वैसे ही घूंट भरता हूँ तो जैसे कल हुआ था ऐसे ही आज मेरे साथ में होने लगता है। आज मैं जल्दी पी चुका था तो आज उसका असर भी कुछ जल्दी हो चुका था। वो लड़की मेरे बगल में बैठी हुई थी, अब मुझे अब निहार रही थी, तारीफ कर रही थी कि देखो तुम पर ये कपड़ा कितना फब रहा है, देखो तुम कितने सुंदर लग रहे हो। और उस शरबत का असर है जो मुझ पर जैसे दारू का असर हो चुका है। अब मैं अपने दोनों बाह बिना डर के हुए उसको अपने बाहों में भर लेता हूँ और तभी वो उखड़ जाती है, उठ कर खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। अब प्यार में इतना हक मैं तुम्हें नहीं दे सकती कि तुम मेरे साथ में ऐसा भी कुछ करने का सोचो। जब तक मैं ना कहूँ तुम अपने होश में रहोगे। हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूँ। अपने दिल की बात मुझे बताती है और कहती है कि देखो प्यार में एक सीमा रेखा भी होता है, उस सीमा रेखा को पार करने का कोशिश मत करना। जब तक मेरी इच्छा ना हो तुम ऐसा काम कभी नहीं करोगे। मैं जल्दी से हामी भर देता हूँ कि देखिए मेरा इरादा कुछ गलत नहीं था, मैं तो बस प्यार में आपको जफिया पाने की कोशिश कर रहा था और कोई मेरा गलत इरादा नहीं था। मैं सब कुछ उसको समझाने लगता हूँ। अब मुझे डर लगने लगता है कि शायद अब ये मेरे हाथ में नहीं आएगी, ये भड़क चुकी है। लेकिन जब मैं उसको समझाता हूँ तो उसको समझ में भी आ जाता है और तब वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि देखो हम अब एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, लेकिन इसका एक सीमा भी होता है। उस सीमा को तुम लांघने की कोशिश मत करना। जब वो समय आएगा मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी, लेकिन अभी वो समय आया नहीं है। हमें इसी तरह से चलना चाहिए। अब मैं समझ गया था कि जैसा मैं सोच रहा था वैसी लड़की नहीं है, ये तो बहुत दूर की सोचने वाली लड़की है। अब मैं उसकी तारीफ भी करने लगता हूँ।
आखिरकार धीरे धीरे उससे मेरी और दोस्ती मतलब प्यार और आगे बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट में रह करके, सीमा रेखा में रह करके। अब तो मैं उसको छूने से भी घबराता था और वो भी मुझे छूने की कोशिश नहीं करती थी। हम दूर दूर बैठ कर के प्यार मोहब्बत की बात करते थे। ना जाने कैसे कैसे सपने दिखाती थी और मैं उस सपने में खो जाता था। लेकिन जब मेरा ऑटो ख़राब हो जाता है, जब मैं उसके घर की तरफ आने की कोशिश करता हूँ और कुछ ही दूर पर उसका घर था और अचानक ऑटो ख़राब हो जाता है और तब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं होता है। और तब मैं साइड करके और पैदल ही चल देता हूँ। वहाँ से कुछ ही दूर पर उसका घर था। वो जैसे मेरा इंतज़ार कर रही थी। आज मैं बहुत लेट हो चुका था और तब नाराज़ हो जाती है, कहाँ रह गए तुम, आए क्यों नहीं, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और तब मैं अपनी सब कहानी बताने लगता हूँ कि ऑटो ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे पिताजी के ज़माने का ऑटो है, अब बूढ़ा हो चुका है। तब कहती है, क्या तुम्हें ऑटो मैं दिलवा दूँ, नया दिलवा दूँ। मुझे लगा कि मजाक कर रही है। मैं कहने लगा कि आपके पास इतना पैसा है, इतना धन है कि आप मुझे ऑटो दिलवा सकती हो, क्योंकि मैं देखा था उसका घर, उसका रहन सहन का सब तरीका, इतना वो पैसे वाली लग नहीं रही थी। और तब मैं ऐसे ही उसको बोल दिया कि आपके पास इतना धन है। वो चुप हो गई थी और इसके बाद ऑटो दिलाने का कोई बात नहीं हुई। कुछ देर तक हम जरूर प्रेम करते रहे, हम जो भी बात करना था दूरी बना करके। अब फिर जब मैं चलने लगा तब कहती है, ऑटो रिक्शा तो तुम्हारा ख़राब है। मैं कहने लगा कि अब क्या करूं, अब धक्का लगा के ले जाऊंगा। वो मेरे साथ में आती है, मुझे ऑटो में बिठा देती है और कहती है कि मैं धक्का लगा रही हूँ, शायद तुम्हारा ऑटो स्टार्ट हो जाए। और वही होता है, जब मैं ऑटो में बैठता हूँ और वो धक्का लगाती है और ऑटो स्टार्ट हो जाता है। मैं तो एकदम हैरान हो गया था। ये ऑटो को संभालने का मैं बहुत कोशिश किया था, लेकिन संभल नहीं पाया था, स्टार्ट नहीं हुआ था। और तब मुझे कहती है कि कल आना, वक्त पर आना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सोचा है जो तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं उस टाइम यही समझा हो गया, कुछ कपड़े लत्ते जैसे पहले दिया था और देती रहती थी कुछ ना कुछ उपहार ले आओ जो नॉर्मल से होते थे। अब ऐसा कुछ धन दौलत और कुछ ऐसा चीज़ अभी तक उसने मुझे दिया नहीं था। मुझे लगा कि उसने ऐसे ऐसे हल्के फुल्के उपहार देगी, और क्या देना है। मैं अपने घर आ जाता हूँ, फिर अगले दिन वही काम। और शाम के टाइम जब वहाँ पहुँचता हूँ, रात के टाइम 10 बजे के आसपास में, वो तो मेरा बाहर रोड पर इंतज़ार कर रही थी। मुझे देख करके बड़ा प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए सोच लिया है। मैं कहता हूँ क्या? कहती चलो घर पर पहले, चलो वहीं बताएंगे। मैं उसके घर पे आता हूँ और वो शरबत तो मुझे ज़रूर पिलाती थी। वो शरबत का मुझे अब आदत सी बन गई थी। जैसे किसी शराबी को और टाइम टेबल पर दारू ना मिले तो बेचैन हो जाता है, और वैसा मुझे भी होने लगा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था, और जब शाम होती थी, जब अंधेरा हो जाता था, तो मैं अब सोचने लगता कि अब चलना चाहिए। मेरे मन में उस शरबत पीने का चाह उठने लगती थी। मैं उसका आदी बन चुका था। शरबत देती है और इसके बाद मुझे आनंद आ जाता है। अब फिर मैं कुछ देर, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। और उस घर में ऐसा नहीं था कि वो अकेली थी। मैं पहले भी बताया था, वो घर भरा हुआ था, तरह तरह का परिवार रहता था, लेकिन एक दूसरे से कोई किसी का मतलब मुझे दिख नहीं रहा था। इस लड़की के बारे में पूछता हूँ कि आपका माता पिता कहाँ हैं, तब कहती है सब यहीं पर है, यहीं पर है। मैं कहता हूँ कि कभी उनसे भी मिला लो। कहती है वक्त आएगा तो ज़रूर मिलाऊंगी। मैं कहता हूँ आप मुझे लेके आती हो, वो लोग इतराज़ नहीं करते हैं। तब कहती है ये जो हमारा घर है ना, हम एक दूसरे पर कोई अधिकार नहीं जमाते। कौन क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है। मैं जवान हूँ, बालिग हूँ, मुझे अपना फैसला लेने का खुद का हक है। तब मुझे समझ में आया कि लड़की बहुत कुछ जानती थी। आखिरकार मैं जब चलने लगता हूँ तब मुझे एक लिफाफा पकड़ाती है। कहती है ये रख लो। मैं पूछता हूँ ये क्या है? कहती है घर पर जाकर खोलना। मैं अपने ऑटो रिक्शा में रख करके फिर अपने घर आता हूँ और उस लिफाफे को अपने सिरहाने रख देता हूँ। मुझे लगा कि कुछ ऐसा कुछ गिफ्ट होगा जैसे पहले दिया करती थी। जो भी देती थी
पैकिंग में करके मैं यहाँ पर बैठ करके, अब वही तब तक दिमाग में आ जाता है, अरे मैं गिफ्ट लेके आया था, क्या था उसमें। जब मैं खोलता हूँ गिफ्ट करना तो मेरी आंखें एकदम फैल जाती है। इतना सारा पैसा, वो भी करारे करारे नोट। मैं तो हैरत में हो जाता हूँ। और उसमें एक पर्ची भी लिखी हुई थी, ये तुम्हारे नए ऑटो रिक्शा के लिए। अब तुम मेरे पास में तभी आना जब तुम्हारे पास में नया ऑटो रिक्शा आ जाए। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। ये लड़की तो मेरे ऊपर में मेहरबान हो गई थी। ये तो मुझे हद से ज़्यादा चाहने लगी थी। मैंने तो मजाक मजाक में बोला था और वो मेरी बात को सच करने लगी थी। इतना सारा पैसा देख करके मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। आखिरकार मैं सोच लिया था कि मुझे करना क्या है। अगले दिन नए ऑटो रिक्शा के लिए मैं चल पड़ता हूँ। हाँ, कुछ टाइम ज़रूर लगता है, 3-4 दिन तो बीत जाता है। और उस लड़की ने कहा था कि जब भी मेरे पास में आना, नए ऑटो रिक्शा में सवार होकर आना। आज जब मेरी ऑटो कंप्लीट हो जाती है, नया रिक्शा मेरे घर तक आ जाता है पूजा पाठ करके, और तब मैं उसकी तरफ चल पड़ता हूँ। अभी तक मैं कोई सवारी नहीं बिठाया था। मेरा इरादा था कि मैं अपनी प्रेमिका को पहली बार अपनी ऑटो रिक्शा में बिठाऊंगा, और वही मैं करने के लिए चला जाता हूँ। जब जाता हूँ ना, तो लड़की बाहर तो थी नहीं। मैं अंदर जाता हूँ। अंदर जा कर के उस कमरे में ताक झाँक करने लगता हूँ, लेकिन लड़की का अता पता नहीं था। मैं वहाँ पर खड़ा होकर के दरवाजे पर बाहर देखने लगता हूँ कि ज़रूर किसी और कमरे में होगी। इतना बड़ा घर है, कौन सी कमरे में है मुझे पता नहीं लगा। मुझे लगा कि यहीं इंतज़ार करना चाहिए। तभी वही बूढ़ा मेरे पास में आता है, जिसकी आंखें बहुत डरावनी थी। वो मेरे पास में आता है, कहता है, मेहमान आप बाहर क्यों खड़े हो, आप जाके अंदर बैठो। वो आती होगी, अभी बाहर गई हुई है, बस आने वाली होगी, आप बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मैं उस इंसान को देख करके डर गया था। डरावना उसकी आंखें जो थी वो भी लाल लाल कभी कभी चमकने लगती थी। मैं दहशत में उस टाइम पड़ गया था। मुझे लगा कि सही है, मुझे अंदर बैठ जाना चाहिए। मैं उसी जगह पर जाकर बैठ जाता हूँ जहाँ मैं बैठा करता था। अब मुझे बिठा करके फिर चला जाता है। जाने के बाद वैसे ही गिलास में वही शरबत ला के मुझे देता है। आप मेहमान आप पी लो ये। वो आती होगी, किसी काम से बाहर गई होगी, आती होगी और फिर शरबत दे करके निकल जाता है। शरबत दे करके अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। इसके बाद शरबत पी करके जैसे ही गिलास ख़त्म करता हूँ, तभी वो लड़की मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल होती है। मुझे देख करके कहती है, देखो आज तुम जल्दी आ गए हो और मैं लेट हो गई, मैं किसी काम से बाहर गई थी। मैं आपका ऑटो रिक्शा देख लिया, बहुत ही प्यारा है। इरादा क्या है? मैं कहता हूँ, अब तो जोश आ चुका था शरबत पीने के बाद में। मैं कहता हूँ मैं आपको बिठाना चाहता हूँ, आप मेरी पहली सवारी बनेंगी। तब कहती है, फिर देरी किस बात का, चलो फिर। हम दोनों आ जाते हैं ऑटो रिक्शा में। मैं उसको बिठाता हूँ और एक लंबा सफ़र तय करता हूँ। रात ज़्यादा हो जाती है, अब सड़क भी सुनसान थी। तब कहती है, अब रोको एक साइड में। मेरा दिल धड़कने लगता है। वो कहती है, आगे क्यों हो, पीछे आ जाओ ना। मेरा तो रोम रोम कांप रहा था। हे ईश्वर, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं अंदर से एकदम हिला हुआ था। आखिरकार मैं उसके पास बैठता हूँ और तब मुझे खुशबू का एहसास होता है। इतनी मस्त खुशबू उसके शरीर से उठ रही थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो मुझे बाहों में भर लेती है। जैसे भरती है ना, तो मेरी तो आंखें बंद हो जाती है। मैं जैसे आनंद का सागर में डूब चुका हूँ। मुझे कुछ होश नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि नशा मेरे ऊपर में चढ़ चुका है। आखिरकार जब मुझे होश आता है, तब वो मुझे जगा रही होगी, सो गए क्या, सो गए क्या, अब चलो भी, चलो भी। तब जैसे मैं होश में आता हूँ, वो अनुभूति जो मुझे मिली थी, मैं उसका बयान नहीं कर पाऊँगा। मैं बहुत ही खुश था। पहली बार वो मेरे इतनी नज़दीक आई थी और वो मेरे साथ में जो मैं प्रेम के लिए तरसता था, आखिरकार मैं प्रेम पा चुका था। मैं बड़ा खुश था। ऑटो रिक्शा फिर मैं स्टार्ट करके और उसको घर के पास में अब खड़ा कर देता हूँ। तब कहती है, अब तुम चले जाओ, रात काफ़ी हो गई है। सुनो, 3 दिन तक मत आना। 3 दिन तक मैं
किसी काम से बाहर जा रही हूँ, 3 दिन के बाद में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मुस्कुराती हुई आप फिर अपने घर की तरफ जाती हुई दिखती है। जब तक मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, जब तक वो मुझे नज़र आ रही थी, और आखिरकार जब नज़र नहीं आती है तब मैं खुश होता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ता हूँ। घर में आने के बाद मैं उसी बात को सोचता रहता हूँ, मन ही मन खुश होता रहता हूँ। अब फिर अगले दिन से अपने नए ऑटो रिक्शा में सवारी बिठाना शुरू कर देता हूँ। बड़ा आनंद आ रहा था उस ऑटो रिक्शा चला करके। और वो लड़की तो मुझे इतना प्यार दिया था रात को, मैं उसको भूल ही नहीं पाता था। मुझे लगने लगा कि मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। जो मेरी मनोकामना था सब पूर्ण हो चुका था। अब मेरे पास में नया ऑटो रिक्शा आ गया था। आज जिस लड़की का मैं प्यार के लिए तरस रहा था उसने मुझे प्यार भी दिया, और मुझे क्या चाहिए। खुशी खुशी मेरा अब समय निकलने लगा था। 3 दिन कैसे बीत जाता है मैं तड़पता रहता था। और वो मैं कहूँ ना, उस लड़की से ज़्यादा मुझे उस शरबत की चाह रहती थी। जब वो टाइम आता था ना, मुझे लगता था कि ये मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊँगा। बेचैनी सी होने लगती थी, कब वो शरबत मिले, कब वो शरबत मिले। शरीर अकड़ने लगता था, लेकिन मैं अपने आप पर कंट्रोल जरूर करता था। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि ना, अगर मिल जाता तो बड़ा मज़ा आ जाता था। लेकिन अब 3 दिन तो मैं उस घर में जा ही नहीं सकता था। आखिरकार मैं चौथे दिन जब जाता हूँ घर पर, मैं ऑटो रिक्शा बाहर ही खड़ा करके जैसा हमेशा करता था, और जैसे ही जाने का कोशिश करता हूँ, तभी वो बूढ़ा अंदर से आता हुआ दिखता है। वो मुझे दिखता है और कहता है, अब अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई है, 2-3 दिन और लगेगा, 2-3 दिन और लगेगा। अपनी बात को दोहराता है। मैं तो कहूँ ना कि जब वो मुझे बताता है तब मुझे बहुत बुरा लगता है। वो तो 3 दिन के लिए बोली थी, आज चौथा दिन है। और तब मैं कहता हूँ, वो गई कहाँ पर है, कहाँ गई है। और तब वो कहता है कि शहर से बाहर गई हुई है, दूसरे शहर में गई है, 2-3 दिन लगेगा और लौट आएगी। मैं कहता हूँ, अंकल जी, डर तो लगता था उससे। उसकी भयानक आंखों को देखकर, बड़ी बड़ी आंखें मैं देख करके डर जाता था, खौफ में भर जाता था। लेकिन शरबत की चाह थी। मैं कहने लगा, अंकल जी, जो मुझे वो पानी देते थे, क्या पानी मिल जाएगा। तब कहता है, हाँ चलो। मैं उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। मुझे उसी कमरे में बिठाता है और फिर वही ग्लास भर करके मुझे पानी लाता है। पानी दे करके और फिर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। मैं उस शरबत को पीता हूँ और तब एक नया जोश मुझे मेरे शरीर में अब दिखाई देता है। जैसे मैं इस चीज़ के लिए तड़प रहा था, वो चीज़ मुझे मिल गई है। जैसे मैं बताया ना शुरू में, जैसे शराबी नशे के लिए तड़पता रहता है, वैसे ही मेरे साथ में था। जब शरबत मेरे पेट में चला जाता है तब आनंद में मैं डूब जाता हूँ। मेरी आंखें बंद हो जाती है और इसके बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि 2 बाहों ने मुझे दबोच लिया है। खुशबू उठ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी प्रेमिका होगी। मैं आनंद के सागर में डूब जाता हूँ। जब मेरी आँख खुलती है ना, तब मैं अपने आप को जो देखता हूँ कि मैं पलंग पर लेटा हुआ हूँ, मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। अब मेरे बगल में एक दूसरी औरत है, दूसरी लड़की है, औरत तो नहीं कह सकता, दूसरी लड़की है। उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी थी। जैसे बूढ़ा बाबा की आंखें थी ना, वैसी ही आंखें थी। मैं उसको देख करके हैरत में पड़ जाता हूँ। आप कौन है, आप कौन है, आप मेरे साथ में यहाँ पर आप क्या कर रही थी। मैं उठ करके पलंग से भागने की तैयारी, मैं अपने कपड़े लत्ते सब इकट्ठा करने लगता हूँ, जल्दी जल्दी पहनने लगता हूँ। तब मेरे बाजू पकड़ लेती है, कहती है, बैठो, मुझसे क्या शर्मा रहे हो। मैं कहता हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हैं। मैं आपको नहीं जानता, मैं अपनी प्रेमिका को जानता हूँ, जिसके साथ मैं प्रेम करता हूँ। तब मेरी बाजू पकड़ के मुझे पलंग पर जबरदस्ती बिठा देती है। कहती है, अरे जैसी वह है वैसी तो मैं भी हूँ। वो भी तुमसे प्रेम करती है, अब मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। अब इसमें अचरज क्या है, तुम्हें तो प्रेम से मतलब है ना, मैं दूँ या वो दे। मैं कहने लगा, देखिए, मैं उस लड़की से दिलो जान से प्यार करता हूँ। आपने मेरे साथ में गलत किया है, मैं उसको सब कुछ बताऊँगा, मैं उसको, अपने प्रेमिका को सब कुछ बताऊँगा। आपने मेरे साथ में धोखा दिया है, गलत किया है। मैं उस लड़की पर
भड़कने लगता हूँ। तब वो मुझ पर नाराज़ हो जाती है। मुझे जो बात कहती है ना, मुझे विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि देखो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये घर के जितने लोग हैं ना, सब तुमसे प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैं आप लोग को नहीं जानता, मैं आप लोग को नहीं जानता, मुझे अपनी प्रेमिका से प्यार है और मैं किसी को नहीं जानता, इस घर से कोई मुझे मतलब नहीं है। तब कहती है मतलब तो ज़रूर है, ये घर के सारे लोग तुमसे प्रेम करते हैं। मैं कहता हूँ क्यों भला, मैं तो किसी को नहीं जानता। तब वो अपने दिल की बात जो छुपा रखी थी मेरे सामने लाती है। कहती है बस जो तुम्हारे साथ में करने वाली है, हम वो भी तो करेंगे, हमारा सारा परिवार एक है। मैं अभी तक समझ नहीं पाया था कि ये क्या मुझे बताना चाहती थी, वो मुझे क्या समझाना चाहती थी, मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। तब मैं कहता हूँ आप लोग हैं कौन, मुझसे आपको क्या चाहिए, मैं तो अपने प्रेमिका के पास में आया था। तब कहती है कि देखो, हम सबका एक ही मत है, वो दिन बस जल्दी से आने वाला है जब हमारी घर की सारे लोग की हसरत पूरी होगी। मैं कहता हूँ कि आखिर आप लोग हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं। तब वो लड़की घूर करके मुझे देखने लगती है। कहती है तुम्हें कुछ बताया नहीं तुम्हारी प्रेमिका ने। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं बताया। तब कहती है वो दिन जल्दी आने वाला है जब तुम्हारी शादी हो जाएगी उस लड़की के साथ में जिसे तुम प्रेम करते हो। इसके बाद एक बार तुम्हारा शादी उससे हो जाए, तुम तो हमारे सभी के लिए हो, हम सब पर तुम्हारा अधिकार है। मैं घबरा गया उसकी बात सुन करके, ये कैसा घर है भाई, कैसे लोग हैं। मैं कहने लगा नहीं नहीं, आप मुझे झूठ मूठ बोल रही हो, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसी लड़की नहीं है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करती है। मेरी बात सुन करके वो भड़क चुकी थी और वो उसकी डरावनी आंखें, मैं पहले तो उसकी आंखें देख करके थोड़ा और घबरा गया था, और उसकी आंखें और फैल गई थी, जैसे बूढ़े बाबा की आंखें थी ना वैसी हो चुकी थी। डरावना चेहरा उसका लगने लगा था आंखों के वजह से। वो मुझे फुफकारती हुई किसी नागिन के समान अब मेरा गला दबोच लेती है। कहती है देखो, हमारे यहाँ पर शादी का मतलब ये होता है कि हम तुमसे शादी जरूर करेंगे, लेकिन शादी तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारे आत्मा से। तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारी महबूबा ने ये सब नहीं बताया। मुझे तो बहुत झटका लगा था, क्या मतलब, क्या मतलब। तब वो जोश में थी, गुस्से में थी, सब कुछ बताती चली गई कि देखो, हम साल में ऐसा ही कुछ करते हैं, नौजवान को हम एक ढूंढते हैं जो हमारे योग्य हो, और वो नौजवान तुम हो, तुम्हारे में वो सब लक्षण हैं, और हम तुम्हारी आत्मा को अभी इस घर में रखना चाहते हैं। देख रहे हो ना, हमारे घर में बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये तुम्हारी तरह है। जो एक बार इस घर में आ जाता है, एक बार उसकी शादी हो जाती है ना, तो समझ लो इस घर से एकदम बाहर निकल ही नहीं सकता है, निकलेगा हमारी मर्जी से। मैं तो एकदम खौफ में भर गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब घर में चल क्या रहा है, ये सब है कौन। तब जा कर के अपनी भेद खुलती है कि हम डायन हैं, हम डायन की आत्मा हैं। अब मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ जाएगा और हम बेहोश हो जाएंगे। मैं उस घर से भागना चाहता था, अपने आप को आज़ाद कराना चाहता था, लेकिन वो अपना भेद खोल करके अब मुझे कहाँ जाने देगी। मुझे कहने लगी अब इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे, हिम्मत है तो निकल के दिखाओ। अब मैं सही में भाग रहा था कपड़े लत्ते पहन करके, लेकिन मैं दरवाजे को पार नहीं कर पा रहा था। आगे खुला, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन लग रहा था कि मैं किसी पत्थर से टकरा गया हूँ, पत्थर से टकरा गया हूँ, मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं रोने लगता हूँ, अब मेरे सामने मुझे रोता हुआ छोड़ करके चली जाती है। अब बूढ़े बाबा कहती है इस पर तुम ध्यान देना, वो जब आएगी तब इसका फैसला होगा। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि उस जगह पर मैं कितना घंटा, कितना दिन गुजारा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब भी मैं अपने आप को वहाँ पर देखता था, होश में रहता था, मैं भागने की कोशिश करता था, लेकिन मैं भाग नहीं पाता था। आखिरकार वो लड़की आती है जिससे मैं प्रेम करता था, और उसी दरवाजे से अंदर आती हुई मुझे देखती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं उसको देख करके रोने लगता हूँ।
अब मैं पूरा कहानी बताने लगता हूँ। मेरा हाथ पकड़ती है, अब मुझे बाहर उसी दरवाजे से निकाल करके मुझे उसी जगह पर पहुँचाती है जहाँ पर मेरा ऑटो खड़ा था। मुझे कितना दिन कितना घंटा हुआ कुछ भी याद नहीं है। मुझे ऑटो रिक्शा में उठाती है और कहती है आज के बाद इस जगह पर आना भी नहीं, नहीं तो जैसे उसने कहा था सब कुछ सच हो जाएगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें ऐसा नुकसान पहुँचाता हुआ देखना नहीं चाहती हूँ। मैं तुमसे प्रेम जरूर करती हूँ, लेकिन उस हद तक मैं जाना नहीं चाहती हूँ। हमारे घर में ऐसा ही प्रथा है। मैं जो लड़की बताई थी, मैं भी डायन हूँ, लेकिन मैं दुष्ट नहीं हूँ। मैं तुमसे साथ में सच्चा प्रेम किया है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से और लौट के कभी मत आना, लौट के कभी मत आना। अब तो मैं वहाँ से भागता हूँ अपनी जान बचा करके, ऑटो रिक्शा ले करके। और जब मैं घर पहुँचता हूँ और तब मुझे सब कुछ याद आ जाता है कि वहाँ पर मुझे घंटा 2 घंटा 4 ही घंटा हुआ था, मतलब तारीख भी वही थी, दिन भी वही था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे 2-3 रात मुझे वहाँ पर बीतते हो गया हो। मैं इतना घबराया हुआ था, इतना डरा हुआ था, मैं कई दिन तक अपने घर से बाहर निकल नहीं पाया था। आखिरकार मैं एक बाबा के पास जाता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ। मैं कहता हूँ बाबा मुझे देखिए, मुझ पर कोई भूत प्रेत का असर तो नहीं है। मेरी कहानी सुनने के बाद वो भी हैरत में हो जाते हैं और कहते हैं बेटा तुम उस जगह से निकले कैसे। सही में वो डायनों का घर है। एक बार जो भी नौजवान उस घर में फंस जाता है कभी बाहर नहीं निकल पाता है। वो शायद डायन तुमसे असली मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए तुम्हें उस घर से बाहर कर दिया। अब उस पर अत्याचार होगा, उसके घर वाले उसके साथ में अत्याचार करेंगे और वो अत्याचार सह भी रही होगी। लेकिन तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल सही सलामत हो। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि बाबा कुछ तो करो, कुछ तो करो। और तब मुझे एक यंत्र बना के दिए, अब बोले अपने गले में डाल देना, इससे तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। वो शरबत पीने के बाद जैसे तुम्हें अनुभव होता था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसकी तड़पन खत्म हो जाएगी। अब मुझे तो ऐसा ही शाम के टाइम होने लगता था जैसे वो शरबत मुझे उस घर की तरफ लेके जा रही है। मैं अब उसके बिना तड़पने लगता था। उस यंत्र से मुझे यही फ़ायदा हुआ था कि मेरी वो तड़पन खत्म हो गई थी। लेकिन मैं उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। लेकिन अब समय के साथ अब उसको भूलना ही पड़ा था। इसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी ब्याह कर देते। लेकिन दिन में भी जाते हुए उस रोड पर उस तरफ मैं देखता था जहाँ पर वो डायनों का घर था, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता था। और रात में अगर कोई भी सवारी कहे कि भैया उस रोड पर जाना है आगे तक, मैं चाहे कितना भी पैसा दे मैं उस रोड पर कभी भी नहीं जाता था। लेकिन दिन के टाइम में ज़रूर निकल जाता था और वो घर मुझे कभी भी दिखाई नहीं देता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी विनोद जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती हो, कोई घटना है, कोई कहानी घटी हुई हो, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।